ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार जल्दी से पढ़ना आशुतोष। If d by dx of f of x is equals to 4x cube minus 3 upon x to the power 4, यहाँ x to the power 4 आ रहा है, ओके, such that f of 2 is equal to 0, then f of x is equal to question mark। ठीक है, ओके, तो यहां पर ध्यान से समझना कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? क्या होता है? x होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब अगर हम कभी भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर क्या लिखा होना चाहिए? dx लिखा होना चाहिए, तब उसका इंटीग्रेशन होता है। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पहले हम ये जो dx है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? f ऑफ x, ये बच जाएगा। समझ में आई ये चीज? और ये dx उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 3x की पावर -4 और इनटू में यहां पर क्या आ जाएगा? dx। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गया? क्या किया मैंने? ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, तो यहां पर बन गया इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ। क्लियर ये चीज? अब जैसा भी मैंने पूछा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने क्या बोला? x। तो df ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? क्या हो जाएगा? ये f ऑफ x हो जाएगा। समझ में आया? ये इंटीग्रेशन और ये d हट जाता है, कट जाता है, ये समझ लो जैसे भी, ठीक है। और यहां पर जब इंटीग्रेट करोगे तो 4 एज इट इज एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 एक्स की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर क्या होगा? -3 अपॉन -3, ऐसा ही होगा। और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? c। क्या ये सबको समझ में? क्यूब दिया है, अच्छा, तो यहाँ पर पावर 4, ये भी क्यूब हो जाएगा ना, फिर ये क्यूब होगा और यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा? 4, और नीचे में भी क्या आ जाएगा? 4। ये 4 हो जाएगा, ये भी 4। अभी ठीक है क्या? हाँ, अभी सबको क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद अगले स्टेप में देखो क्या होगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, यहाँ ये 3 और ये 3 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये बना x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c। ये किसकी वैल्यू आ गई? f ऑफ x की वैल्यू हो गई। सबको यहां तक समझ में आ गया? अभी देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ये c जो है वो अननोन है, वो पता नहीं क्या है, तो वो निकालने के लिए ना हम ये वाली चीज यूज करेंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 0। मतलब हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? f ऑफ 2 बन जाएगा। राइट साइड में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 प्लस ये 2 की पावर -3 प्लस c, ऐसा ही होगा। अब f ऑफ 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। तो यहां पर इसकी जगह पे पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 1/2 की पावर 3, जो कि कितना हो जाता है? 8। फिर उसके बाद इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 1/8 प्लस c। ऐड करेंगे, 16 8 जा कितना होता है? 16 8 जा 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 129। तो 0 इज इक्वल टू 129 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। अब 129 को इधर भेज दो, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -129 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गई c की वैल्यू। और इस c की वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दो, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 -128 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आ रहा है। यस, हो गया, दैट्स इट, खत्म। कितने बच्चों ने बना लिया था इस क्वेश्चन को पहले ही? ठीक है, अभी समझ गया ना? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, अब इसके बाद हेडिंग डालो मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन।
तो यहां पर ना देखो, जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा कि डेरिवेटिव में भी ना अलग अलग मेथड अप्लाई होते थे, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता था। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते थे तो प्रोडक्ट रूल, कंपोजिट फंक्शन होता था तो चेन रूल, डिवीजन में होते थे तो कोशेंट रूल, ऐसे अलग अलग तरीके हम अप्लाई करते थे। वैसे ही अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जिसका मतलब डिफिकल्ट है कोई फंक्शन, तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज करेंगे, वो मैथड्स है। तो सबसे पहला मेथड जो हम यूज करेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब ना चेन रूल जैसा तरीका है। जैसे कई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो मतलब क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होते हैं, तो उसमें हम चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करते थे ना, तो कुछ वैसा ही तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x का अगर डेरिवेटिव निकालना होता था, साइन 5x का डेरिवेटिव, तो क्या होता था वो 5 cos 5x होता था। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x का इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना है, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्या होगा और कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा बाद में, समझ गए ना? लेकिन कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। फिर उसके बाद जो सेकेंड मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/x+2 x+3, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/x+1 इंटू x+2, तो इसको ऐसे लिख देना 1/x+2 माइनस 1/x+3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे में ये वाली टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी, तो यहां x+3 बन जाएगा, यहां -x-2 बनेगा, तो कट के अल्टीमेटली यही में आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको इस तरह से सम के फॉर्म में ब्रेक करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसका एक क्वेश्चन तो बहुत मतलब चांसेस है कि 90% इसका एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में, और जिसका वेटेज 4 मार्क्स मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड मेथड। फिर उसके थर्ड जो मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, ये एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। दो अगर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो उस समय इसको अप्लाई किया जाता है। क्लियर ये चीज? तो अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले 7.2 वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, क्योंकि उसका यूज हर जगह पे होने वाला है बाकी आने वाली सारी एक्सरसाइज में। तो एक बार मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। नोट डाउन कर लो, फंक्शन को नोट किया सबने? आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। अब देखो कुछ अच्छी हैबिट बना लो, जैसे कि कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको ऐसे आई से डिनोट कर दो, आई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा और यहां पर ये फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन क्या है, 2x/1 + x², और यहां पर dx आ जाएगा। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, हाँ। अब ध्यान से समझना, हमको किसका इंटीग्रेशन पता है? हमको पता है x⁴n का इंटीग्रेशन पता है। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये होता है। ठीक है, या फिर हमको 1/x का इंटीग्रेशन पता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन अभी इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, तो सब्स्टिट्यूशन में ना आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसी एक फंक्शन को दूसरे एक नए वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते समय हम ये देखेंगे
कि हम किसको एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं बता दूं, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको मैं एक नया वेरिएबल t से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहां पर मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया t। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन यहां पर डिनोमिनेटर में इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, t। समझ में आया ये चीज सभी को? अब इस पूरे को मैंने t लिया, तो t जो है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो मुझे इस dx को भी बदलना पड़ेगा dt के टर्म्स में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जहां मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया वहां उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और राइट साइड में t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। समझ में आया? अब हमको देखो क्या चाहिए, हमको dx को हटाना है, हमको dx की वैल्यू चाहिए। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए मैंने dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, ये 2x dx इज इक्वल टू यहां पर क्या बच गया, dt। अब देखो ना सिर्फ dx हट जाएगा, साथ में वो 2x वाली टर्म भी हट जाएगी। तो 2x और dx दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt से। तो ये 2x dx रिप्लेस हो जाएगा dt से। इसका मतलब इन दोनों को हटा के इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं। समझ में आया क्या ये सबको? अब देखो पूरा जो इंटीग्रेशन था वो x से हटके किस में आ गया, t वाले वेरिएबल में आ गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, log t, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, c। क्लियर सबको ये? अब t तो हमारा अज्यूम किया हुआ वेरिएबल है, क्वेश्चन में तो t है नहीं, तो हमको आखिरी में t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या रखेंगे, जो t हमने अज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल इस इंटीग्रेशन का आंसर। समझ में आया सबको ये चीज? तो इसमें चैलेंजिंग टास्क क्या है, कहां सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है वो आइडेंटिफाई करने पे। जैसे मैंने बता दिया इसको टी लेना है, अब वो कैसे पता चलेगा किसको टी लेना है, जिसका डेरिवेटिव आपके पास है dx के साथ मल्टीप्लाइड में, उसको टी लेना है। समझ में आया ये चीज? इसी पे हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल इसको कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? अक्षर, आर्यन, धनराज? यस सर। यस सर। ओके, तो हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा, जिनका हो गया वो, उनके पास बुक तो होगी, बुक से देख के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। गुरलीन समझ में आया? विप्लव समझ में आया? राजस समझ में आया? और हाँ, अभिमन्यु, अभिनंद, इतने दिन बाद आया, नाम भूल गया था मैं। हटा दो ना इस क्वेश्चन को फिर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहां पर क्या आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और यहां पर ये आ गया dx। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन, किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको किसको पता है, पहले वो हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ गुरलीन बता। x को सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, जो कि हमको हमको 1 से कोई मतलब नहीं है, उससे इजी होना चाहिए, log x। तो यहां पर हम log x को जो है t लेंगे, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो देखो यहां पर 1/x वाली टर्म आपको दिख रही है। समझ में आया? ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। जो लोग डायरेक्टली बता रहे, लोग पहले से पढ़े हुए कहीं ना कहीं, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, differentiating both side with respect to x, with respect to x। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और यहाँ t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1/x इंटू ये क्या हो जाएगा dx,
और इधर पे क्या बचेगा dt। समझ में आया पूरा प्रोसेस। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये log x की जगह पे क्या रख देंगे t। तो अब ये जो पूरा इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ये वाली जो पूरी टर्म है 1/x और dx, ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, देखो dt से। तो ये रिप्लेस हो गया dt से, तो t स्क्वायर और इस पूरी जगह पे क्या आ गया dt। समझ में आया पूरा प्रोसेस। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³ और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर c। क्लियर सबको ये। अब t की वैल्यू रख देंगे फाइनली यहां से, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को। विप्लव कुछ प्रॉब्लम तो पूछ ले। यश आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बच गया क्या। हटा दो। हाँ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये है। फिर से सबसे पहला स्टेप तो वही कर लेते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहां पर हो जाएगा 1/x प्लस x log x dx। अब देखो यहां फिर से सब्स्टिट्यूशन, यूजुअली जब भी log x दिखे ना तो log x को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि log x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या होता है log x का डेरिवेटिव 1/x। तो अभी डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम चाहे तो x को कॉमन निकाल सकते हैं। इस तरह से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूं इन दोनों में से। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस यहां पर क्या बच जाएगा log x। समझ में आई ये चीज। तो मैंने डिनोमिनेटर से x को बाहर निकाल दिया, तो 1/x और ये क्या बच गया dx। अब हम log x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है कि ये पूरे को t ले लो, 1 प्लस log x को पूरे को t सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे ये सीधा क्या बन जाएगा 1/t, और 1 का डेरिवेटिव 0, log x का क्या हो जाएगा 1/x। वो और इजी हो जाएगा उससे। तो हम यहां पर क्या करेंगे 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, और फिर उसके बाद ये 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt/dx। ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये dt। तो ये देखो आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये चीज यहां पर क्लैरिफाई हो गई। तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा t से, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t, और ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो यहां पर क्या बच गया dt। और अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो यहां पर क्या आ जाएगा log t प्लस c। अब उसके बाद t की वैल्यू वापस से रख दो, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस log x, तो log, फिर उसके बाद t की जगह पे आ गया 1 प्लस log x प्लस यहां पर क्या आ जाएगा c, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया, क्लियर ना। हाँ वो कुछ 1/x प्लस 1/x log x नहीं लिख सकते। हाँ हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ इस क्वेश्चन पे अब फिर से देखो किस पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहां पर ये क्या हो गया साइन x इंटू साइन कॉस x, और यहां पर आ गया dx। अब थोड़ा एक चीज केयरफुली ऑब्जर्व करना, ये साइन जो है, ये जो साइन है उसका एंगल क्या है इस वाले साइन का cos x, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, समझ रहे हो ना। साइन के अंदर में क्या रहा है cos, तो आपको साइन x का डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रल पता है,
साइन कॉस एक्स का इंटीग्रल आपको नहीं पता है, समझ में? तो इससे आपको आइडिया मिलेगा आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है टी। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, t। क्लियर सबको ये चीज? अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस sin x, और राइट साइड में इधर पे क्या आ जाएगा, dt बाय dx। क्लियर सबको ये चीज? अब ये dx को उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, sin x dx, और इधर पे क्या हो जाएगा, dt। एक काम करते हैं, माइनस साइन को भी इधर भेज देते हैं, ठीक है? माइनस साइन को भी मैंने इधर भेज दिया। इससे हमको ये पता चला कि sin x dx को माइनस dt से रिप्लेस कर सकते और cos x को t से रिप्लेस कर सकते। अब देखो इसको मैं रीअरेंज करता हूं, जो हमारा इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले ये वाली टर्म लिख देता हूं, साइन cos x, ठीक है, इनटू ये वाला टर्म लिखता हूं sin x dx। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? रीअरेंज किया है। अब ये पूरी टर्म रिप्लेस हो जाएगी, किससे रिप्लेस हो जाएगी, देखो, माइनस dt से। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस dt से, और ये वाली जो पूरी टर्म है ये रिप्लेस हो जाएगी t से। तो यहां पर I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन t इंटू माइनस dt, ये बचेगा। माइनस को बाहर निकाल दो तो इंटीग्रेशन साइन t dt बचा। समझ में आया सबको? और साइन t का इंटीग्रेशन गुरलीन क्या होता है बता? हाँ, माइनस कॉस टी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी, और फिर प्लस सी आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया कॉस टी प्लस सी। और अब टी की वैल्यू को वापस से रख दो, तो टी की वैल्यू देखो क्या थी, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ, पूछूं? ये cos एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये उसके एंगल का कॉस है। क्लियर सबको ये चीज? तो हटा दो फिर इसको मैं। साइन एक्स को t क्यों नहीं लिया? अगर मैं साइन एक्स को t लेता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, cos x। तो cos x वाली टर्म यहां पर है क्या बाहर में अकेले? नहीं है। cos x है तो उसके एंगल के अंदर में है, वो dx से मल्टीप्लाइड अगर होता तो मैं वैसा कर सकता हूं। क्लियर? हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कॉस cx प्लस डी। नहीं, ये भी ax प्लस बी है क्या, ax प्लस बी, और यहाँ इंटू में क्या आ रहा है, dx आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब बताओ क्या करें इसमें? t ले लेते। किसको t ले? जिसका डेरिवेटिव यहां पर है हम उसी को t ले सकते हैं। इसको मैं तीन तरीके से बताता हूं, ठीक है, समझना। पहला जो तरीका बता रहा हूं मैं पूरा समझा दे रहा हूं, दूसरा तरीका तुम लोग सजेस्ट करना। एक काम करता हूं, मैं इसको t ले लेता हूं, इस पूरे को। किसको ले लिया मैंने? साइन ax प्लस बी को मैंने ले लिया t, ठीक है। अब t लेने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी। अब डेरिवेटिव में चेन रूल लगता है, तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a, और इधर पे क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। समझ में आया? अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको dt की वैल्यू चाहिए, dx को हटाना है, तो dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो cos ax प्लस बी इंटू क्या हो गया, यहां पर dx आ गया, और इस a को इधर भेज देते तो dt अपॉन क्या हो गया, ये a। समझ में आई ये चीज? अब देखो इधर पे इस पूरे को t से रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको किससे रिप्लेस करेंगे हम, t से।
और ये पूरे को किससे रिप्लेस करेंगे, dt बाय ए से, मतलब ये पूरी टर्म को रिप्लेस कर देंगे dt बाय ए से। तो ये जो इंटीग्रेशन है I इज इक्वल टू, ये किससे रिप्लेस हुआ, t से, और ये पूरा किससे रिप्लेस हो गया, dt अपॉन ए से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन ए। समझ में आया? अब ये a तो बाहर आ जाएगा, सीधा कांस्टेंट है, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन टू, यही होगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर c। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2a, और टी स्क्वायर, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या सबको ये समझ में आया, बताओ मुझे, पक्का आ गया समझ में? हाँ, अब ये एक तरीका मैंने बताया, अब बताओ दूसरा तरीका तुम लोग क्या बताओ। करेक्ट। अब दूसरा तरीका ये है कि साइन को लिया ना अभी हमने टी, हम कॉस को भी तो ले सकते हैं यहाँ पर टी, उससे भी सेम तरह का प्रोसेस होगा। आंसर चेंज होगा क्या, चलो करके देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो कॉस ए एक्स प्लस बी को अगर मैं टी लेता हूं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन ए, ऐसा ही हो जाएगा ये। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया, ये देखो अब इसमें क्या चेंज होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, ये वाला टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी से, कॉस एक्स प्लस बी वाली टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी, टी से, और ये मिलके dx और ये मिलके किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन बी से रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। तो इसके बाद माइनस बी, माइनस 1/b आ गया बाहर, इंटीग्रेशन टी डी टी बनेगा, ऐसा ही होगा। अच्छा ए है क्या, मैं बी लिख दे रहा हूं, सॉरी, ये ए है, ये ए होगा, ये बी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू। तो फाइनली आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2a, और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और प्लस ये क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया ये चीज सबको, ये होगा आंसर। तो अब देखो दोनों आंसर क्या अलग आ रहा है, ये पहले में ये आंसर आया, दूसरे में ये आंसर आया, अलग आ रहा है क्या, साइन का बस फर्क है कि साइन का और कॉस का भी फर्क है, एक तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव, यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर। दिखने में अलग है लेकिन एक्चुअल में दोनों एक ही आंसर्स हैं। कैसे एक ही है, मैं आपको बताऊं एक चीज, देखो इधर पे कैसे चेंजेस होते हैं इसमें समझना। ये कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन उसको समझना पड़ेगा ताकि बाकी में आगे में जाके फंडामेंटल क्लियर रहे। मैं इसी वाले एक्सप्रेशन, इसी वाले रिजल्ट को लेता हूं, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या आया था, आई इज इक्वल टू 1/2a, और क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये था। अब यहां पर तुमको पता है ना, 10th में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको। समझ में आया कि नहीं ये चीज सभी को, क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2a, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2a कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को। अब देखो यहां पर ये वाले टर्म को तो पहले अलग कर दो, इसको मैंने अलग कर दिया, माइनस 1/2a कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और जो बच गया उसको अलग लिख दो, क्या बच गया, 1/2a प्लस यहाँ पर क्या बच गया, c। a कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो दोनों ऐड होगा तो कोई नया कांस्टेंट बनेगा, क्या फर्क पड़ता है, वो क्या बन जाएगा, c1 मान लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी, सेम आएगी, बस ये c जो है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज सभी को। तो ये था सेकंड तरीका जिससे आंसर आएगा। अब और थर्ड तरीका बताओ कौन सा होगा, एक्स प्लस बी को टी लेने से बनेगा, देखो एक थर्ड तरीका मैं यहां पर हिंट करता हूं, पूरा सॉल्व नहीं करता, सुनो। क्या करो,
दोनों ऐसा लिख दो, I इज इक्वल्स टू, बाहर में 1/2 लिख दो, अंदर में 2 लगा दो, लगा इसमें ऐसा जो था ना, इसमें बाहर में 1/2 कर दिया, अंदर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन ax प्लस बी, फिर इंटू कॉस ax प्लस बी, और यहां पर क्या हो जाएगा dx। समझ में आया? अब ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, इसके पीछे का लॉजिक बताओ, क्यों मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, तो इससे ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 टाइम्स ax प्लस बी बन जाएगा। समझ में आया ये चीज सभी को? फिर उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन साइन, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये 2ax प्लस क्या हो जाएगा ये 2b, और यहां पर क्या हो जाएगा dx। क्या ये समझ में आया सभी को? अब क्या करोगे, अब इस पूरे को t लेके फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। समझ में आया ये सबको? ठीक है, ये एक और तरीका है जिससे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से तरीके, आप जितने तरीके सोचोगे ना, आपको उतना मतलब इंप्रूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ax प्लस बी dx। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है इंटीग्रेशन रूट x dx, तो क्या इसको इंटीग्रेट कर लेते ना? क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? अब बता अभिनंदन, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? यस बता, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा? वो इंटीग्रेशन के पहले बता रहे, x की पावर 1/2 होगा। क्या होगा बता आयुष? x की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2। समझ में आया ये सबको कैसे होगा? 1/2 फिर 1/2 प्लस 1। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहाँ रूट के अंदर पे कुछ और है, तो जो भी वो कुछ और है उस पूरे को क्या ले लो, t ले लो, ax प्लस b को क्या अज्यूम कर लो, t। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाय dx। अब dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ dx की वैल्यू क्या आएगी? ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो dt बाय क्या आ जाएगा ये a। सबको समझ में आया यहां तक? अब ये dx की जगह पे ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे पहले तो रख देंगे t, और इसकी जगह पे रख देंगे dt बाय a। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये रूट t इंटू यहां पर क्या हो जाएगा dt अपॉन a। सबको समझ में आ गया यहां तक? अब 1/a को निकाल दो बाहर इंटीग्रल के, और इंटीग्रेशन रूट t को t की पावर हाफ dt लिख देंगे। क्लियर सबको यहां तक? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? आर्यन जाग रहा है? यस सर। ओके ठीक है। तो 1/a इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा c। फिर ये 2 जो है ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a t की पावर 3/2 प्लस c। और फिर फाइनली t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा ax प्लस b होल रेस टू पावर 3/2 प्लस c। दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, हाँ थोड़ा सा तो कटेगा, हाँ ठीक है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ही c आता है, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं आता। तो इसका एक आध ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा अगर उस सब्जेक्टिव में आएगा, तो नहीं तो मल्टीपल चॉइस में आएगा। हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन को?
वेरी गुड। तो यहां पर भी हम देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस जो x प्लस टू है, x प्लस टू को t लेना, रूट एक्स प्लस टू को मत लेना, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स प्लस टू को अगर t लोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाएगा। तो इसलिए x प्लस टू को क्या लेना, t लेना। अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या होगा डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, राइट साइड में क्या आ जाएगा dt बाय dx, dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर dt। समझ में आया सभी को? अब क्या करेंगे, देखो इधर ध्यान देना, I इज इक्वल टू इंटीग्रल, एक एक करके सब्सटीट्यूट कर रहा हूं ना। सबसे पहले तो ये रूट के अंदर वाले टर्म को लिखता हूं, रूट इसके अंदर, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे t, फिर dx की जगह पे क्या लिखूंगा dt। समझ में आया? अब बच गया ये वाला x, इसका क्या करें, इस x की वैल्यू को निकालेंगे यहां से, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी देख के बताओ, t माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी t माइनस टू, तो इस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t माइनस टू पुट कर देंगे। समझ में आया? अब ये करने से फर्क क्या पड़ गया, ज्यादा कुछ फर्क दिख रहा है क्या, ज्यादा कुछ फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये वाला टर्म जो रूट में था उसमें रूट के अंदर एक नंबर आ गया, और रूट के बाहर में जो एक टर्म थी उसमें दो टर्म आ गई, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया हमको। क्या एडवांटेज हो गया कि अब हम इस रूट टी को टी की पावर हाफ लिख के अंदर की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जैसे टी की पावर हाफ और टी की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो टी की पावर 1 प्लस हाफ मतलब कितना बन जाएगा 3/2, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2t की पावर हाफ, और यहां पर ये क्या हो जाएगा dt। सबको समझ में आया ये वाला स्टेप और इसका एडवांटेज? फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो यश बता t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, बोलना जल्दी बोल, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2, इधर इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस ये क्या हो जाएगा c, फिर ये 2 रेसिप्रोकल होके 2/5 बन जाएगा, t की पावर ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4/3, t की पावर क्या हो जाएगा 3/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c, और फिर फाइनली t की वैल्यू पुट कर देना, t की जगह पे क्या पुट करोगे x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल आंसर i का इंटीग्रल। क्या ये सबको समझ में आ गया? हटा दूं इस क्वेश्चन को फिर मैं, क्या नहीं कर सकते, x अकेले को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वो पूरा उससे कुछ कुछ मल्टीप्लाइड है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था वो। समझ रहे हैं ना? हटा दूं इसको फिर मैं, ओके इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लॉजिक, देखो अब थोड़ा बहुत लॉजिक डेवलप हो जाना चालू हो जाना चाहिए। जैसे कि रूट के अंदर में जो भी फंक्शन होता है उसको यूजुअली हम क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं टी, समझ में है ना? तो अब जो भी रूट के अंदर में है वो सब्सटीट्यूशन करने लायक क्वांटिटी है, तो यहां पर भी हम वही कर लेते हैं। रूट के अंदर वाली टर्म मतलब 1 + 2x², इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे टी से, रिप्लेस करेंगे टी से। क्लियर सबको यहां तक? अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या होगा डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा dt बाय dx। सबको समझ में आया?
इस संडे को इसका इंटीग्रेशन का टेस्ट ले लूंगा, ठीक है? तो पढ़ लेना जितना भी हो रहेगा तब तक, ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद अब देखो यहां पर ना, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, इंटीग्रेशन ये वाली टर्म को पहले लिख देता हूं ना, ये वाली टर्म को पहले, √1 + 2x², और ये वाली टर्म को बाद में। तो यहां पर क्या आ जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा dx, जिससे तुम लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि x dx की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहां पर इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, जिससे x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/4। तो ये चीज अब आपके लिए यूजफुल हो गई, x dx की वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब इसको पुट कर देते, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाना है t, और x dx की जगह पे क्या आ जाना है dt/4। क्या ये सबको समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन √t को क्या लिखेंगे t⁻½ dt। अब t⁻½ का इंटीग्रेशन क्या होगा t⁻3/2/3/2 प्लस c। फिर उसके बाद ये 2 पर जाएगा 2/4 × 3 t⁻3/2 प्लस c। 2 1 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 t⁻3/2 प्लस c। और फाइनली t की वैल्यू वापस से पुट कर दो यहां पर, दैट्स इट, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्या ये सबको क्लियर है? हटा दूं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बना के दिखाओ मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओगे। किसको टी सब्स्टिट्यूट करना है गुरली? पूरा नाम बता किसको। x² + x + 1, जो रूट के अंदर पूरा फंक्शन है उसको टी ले लेना, ठीक है? अब आगे लगाओ खुद से लॉजिक और सॉल्व करो। x² + x + 1 को लिया t, डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव क्या आया 2x + 1 इज इक्वल टू dt/dx। समझ में है? फिर 2x + 1 एज इट इज, यहां dx कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब देखो कि ये वाली टर्म कैसे ला सकते 2x + 1। तो उसके लिए यहां से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल जाएगा 2, तो 2 कॉमन निकला, तो यहां पर क्या बच गया 2x + 1 √x² + x + 1, और ये हो गया dx। अब 2 को कर दो बाहर, तो 2 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर दो, √x² + x + 1,
यहाँ पर क्या बच गया 2x प्लस 1 और ये हो गया dx। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, और ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किससे रिप्लेस होना है, t से। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, 2 इंटीग्रेशन क्या बचेगा, रूट टी dt। समझ में आया सबको ये। अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और ये 3/2 का 2 पर जाएगा, 2 2 का क्या हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। सबको समझ में आया यहां तक। फिर उसके बाद t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। दैट्स इट, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। कितने लोगों का आ गया ये आंसर, आ गया ना, यहां तक आया था, ओके ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं। अक्षत समझ में आ रहा है, धनराज आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये वाला। देखो समझो इधर पे ध्यान से, यहां पर न्यूमरेटर में कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ कहां पर है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐसा वाला एक क्वेश्चन याद करो, थोड़ी देर पहले हमारे पास आया था 1/x प्लस लॉग x, याद आया, 1/x लॉग x याद आया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने कैसे क्या किया था, पहला स्टेप x को कॉमन ले लिया था। तो ये सब मेथड जो है ना हमको सीखने पड़ेंगे पुराने वाले से। तो यहां से भी वैसे ही क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ये जो है इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं ना मैं, x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं। तो जिससे क्या कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से रूट एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो 1/√x मैंने निकाल दिया कॉमन। तो यहां पर क्या बच जाएगा, रूट एक्स माइनस यहां पर क्या बच जाएगा 1। क्या ये समझ में आ गया सभी को। हाँ, अब ये करने से देखो, ये बताओ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, और देखो वाली टर्म आ रही है 1/√x वाली टर्म आ रही है। मतलब हम क्या करेंगे, इस पूरे को, सिर्फ रूट एक्स को नहीं, इस पूरे को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t। तो यहां पर रूट एक्स माइनस 1 की जगह पे पुट होगा t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, और 1 का डेरिवेटिव तो हो जाता है 0, और इधर dt बाय क्या हो जाएगा, ये dx। समझ में आया सभी को। अब तुम लोगों को वैल्यू चाहिए इसकी, तो क्या करो इसके लिए, इसको dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और 2 को भी यहां से हटा के उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इधर पे क्या आ जाएगा, 1/√x इंटू dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2dt। क्या ये समझ में आया सभी को। इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या पुट होगा बताओ तो, अब इसके बाद ये पूरा समझ गए तो 1/t इंटू 2dt। क्लियर हुआ सबको ये चीज। अब 2 निकल गया बाहर, तो इंटीग्रेशन 1/t dt। अब एक काम करना, गुरलीन बताना इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, log t। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, 2 log t की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बन गया सभी का। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ? जो रूट के अंदर वाला टर्म है ना उसको,
ठीक है, शॉर्ट में एकदम फास्ट में हिंट दे देता हूं, इसके बाद तुम लोग बना सकते हो। तो x+1 को पुट कर देंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो i इज इक्वल टू नीचे हो गया √t, dx की जगह पे आ गया dt। ऊपर वाले t का क्या करोगे, ऊपर वाले t की वैल्यू निकालोगे, ऊपर वाले x का क्या करोगे, सॉरी, ऊपर वाले x की वैल्यू निकालोगे और वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी t-4। तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा यहाँ पर t-4। क्या फर्क हो गया इससे, नीचे में एक टर्म आ गई, पहले यहां पर क्या थी, रूट के अंदर पे 2 टर्म्स थी, अब रूट के अंदर पे क्या आ गई, एक टर्म। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हम उसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने के बाद उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, t/t की पावर 1/2 -4/t की पावर 1/2 dt। समझ में आया सबको ये, जिससे ये नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1 -½ मतलब t की पावर क्या हो जाएगा, -½ -4 t की पावर ये भी क्या हो जाएगा, -½ नहीं ये +½ होगा ना, सॉरी +½ और ये आ जाएगा -½ और इधर पे क्या आ जाएगा, ये dt। समझ में आया ना स्टेप क्या किया है मैंने, हो जाएगा आगे इंटीग्रेशन, फिर वैल्यू पुट करना। तो ये कंप्लीट कर लेना, ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। इसके अलावा मैं 2 चीज बता दूं होमवर्क के लिए, जो मैंने कराया ना उसको खुद से बिना देखे एक बार सॉल्व करके देख लेना कि तुमसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर बन रहा है तो फिर उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना जितने भी इस एक्सरसाइज के पहले हो, ठीक है। और अगर वो भी हो रहा है तो फिर फर्स्ट एक्सरसाइज के जो 5-6 क्वेश्चन छूट गए थे इंस्पेक्शन मेथड वाले, वो वाले सॉल्व कर लेना। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीटली अच्छे से करके लाना, तभी अगली क्लास के लिए कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। एंड करो फिर आज की क्लास।